हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शकील आलम और वेलकम करता हूं आपको एक दफ़ा फिर से अपने केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इनसाइडर में। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक में हम आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं और इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो हम देखेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स में, और कुछ ऐसी एक्सेप्शंस जो है वो हम स्टडी करेंगे जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम एक सॉलिड जो है वो लेते हैं और इसको हीट करते हैं। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट करें तो क्या होगा, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को हीट करें तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इन वेपर्स को हीट करें तो क्या होगा, तो ये वेपर्स जो हैं जिस भी मॉलिक्यूल के होंगे वो मॉलिक्यूल एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें उस मॉलिक्यूल के एटम्स जो है वो मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं इसके लिए आइस की। देखते हैं कि अगर आइस के ऊपर हम ये सेम प्रोसेस करें तो क्या होगा। तो अगर मैं आइस लूं, अगर मैं आइस को हीट करूं तो आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं वाटर को हीट करता हूं तो वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं स्टीम को हीट करता हूं तो मुझे हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो मिल जाएंगे जो कि वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक डायग्राम जो है वो बनाऊं तो देखते हैं, लेट्स से कि ये मेरे पास आइस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं। जब ये वाटर में चेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं और स्टीम के अंदर मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो आ जाता है। अब जब ये स्टीम बनता है तो एक्चुअली मैं अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल शो करूं तो इसके सेंटर में ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन जो है वो लगी हुई है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम्स अलहदा हो जाएंगे और ऑक्सीजन एटम्स भी अलहदा हो जाएंगे। तो हमें दो हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे, एक ऑक्सीजन एटम जो है वो हमें एक वाटर के मॉलिक्यूल से मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप की इंथाल्पीज जो है वो एक्चुअली बनाई हैं, जो हमने ये डिफरेंट फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो है वो हमने लाए हैं। इसमें हमने डिफरेंट तरह की इंथाल्पीज को जो है वो स्टडी किया है। कौन कौन सी इंथाल्पीज अगर हम देखें, सबसे पहले सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, ये एक फ्यूजन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो इंथाल्पी चेंज आएगी इसे हम इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। इसी तरीके से वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना, ये एक वेपोराइजेशन प्रोसेस है और इसमें जो इंथाल्पी चेंज आएगी इसको हम इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। इसी तरीके से स्टीम का ब्रेक डाउन होके, केमिकली ब्रेक डाउन होके अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो ये पहली जो दो चेंजेस हैं, फ्यूजन और वेपोराइजेशन, ये फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन एटोमाइजेशन जो है ये एक केमिकल चेंज है जिसमें पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक होके एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एटम्स हमें मिल चुके हैं, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम को पिक करूं तो अब इन एटम्स में कुछ खास खूबियां जो है वो आ चुकी हैं। अब वो कौन सी खास खूबियां हैं, मैं उन खूबियों को मेंशन करने लगा हूं। सबसे पहले हमारे ये जो एटम्स हैं, हमारे पहली खूबी इसमें क्या आ गई, ये एटम्स हमें मिल गए। किस स्टेट में हमें मिले हैं, ये गैसियस स्टेट में मिले हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हैं। अगर मैं ये एटम भी साथ में शो करूं तो ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है। अगर मैं इसका न्यूक्लियस पहले बनाऊं, ये मेरे पास इसका न्यूक्लियस है और ये मेरे पास इसका शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए। तो ये सिचुएशन है, मेरे पास एटम है, गैसियस स्टेट में मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारे पास मौजूद है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एटम को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम इस एटम को प्रोवाइड करेंगे, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
मिनिमम एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करेगी, इसको आयोनाइज कर देगी। आयोनाइज करने का मतलब इसके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देगी। तो वो एनर्जी जो कि इस गैशियस एटम को, जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसको आयोनाइज कर दे, इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर हमारे पास गैशियस ग्राउंड स्टेट एटम्स मौजूद हैं, आइसोलेटेड हैं, गैशियस के साथ मैं एक और वर्ड भी ऐड कर देता हूं, आइसोलेटेड, अकेले अकेले अलहदा अलहदा एटम्स होने चाहिए। ये जो ऊपर जितना भी मैंने प्रोसेस दिखाया है, एक्चुअली ये सारा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए किया है कि हमारे पास गैशियस एटम्स होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अगर हम गैशियस एटम्स ले लेते हैं और उनको मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी इनको आयोनाइज कर देती है, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो इसके लिए ये लाजमी कंडीशन है, एटम्स का होना, गैशियस स्टेट में होना और ग्राउंड स्टेट में होना। अगर हमारे पास सॉलिड हो, हम उसको अगर ये सारा प्रोसेस करके आयोनाइज करें, तो ये सारी जो एनर्जी है ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हमारे पास पहले इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगी, फिर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आएगी, फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगी, एंड फाइनली हमारे पास क्या आएगी, जब हाइड्रोजन आयोनाइज होगा, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो अगर मैं इसके कुछ कैरेक्टर्स लिखूं आयोनाइजेशन एनर्जी के, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। पॉजिटिव साइन के साथ हम इसकी हमेशा वैल्यू को जो है वो शो करेंगे। जब भी हम इसको शो करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो हम इसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें आयोनाइजेशन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये आपको बताने लगा हूं, अगर हम थर्मल एनर्जी यूज करें तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम क्या करें, थर्मल की बजाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें, तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये वर्ड हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका यूनिट हम जब भी लेंगे तो ये किलो जूल पर मोल में होगा। इसका यूनिट जब भी हम लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट गैशियस एटम्स हो, हम उनको उनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें जो कि उन एटम्स को आयोनाइज कर दें, उनके कैटाइंस बनवा दें। तो यहाँ पे जब वो आयोनाइज होंगे तो एक्चुअली क्या होगा, कैटाइन फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, और ये प्रोसेस जो है ये आयोनाइजेशन कहलाएगा। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी दी जाएगी, इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, पॉजिटिव साइन के साथ इसको हम शो करेंगे। और अगर थर्मल एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ ऐसे एटम्स की जिनको हम आयोनाइज करेंगे, तो उनको हम यहाँ पे एग्जांपल्स में लेके आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करते हैं, ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और जितनी एनर्जी इसको हमें देनी पड़ेगी दैट विल बी 1313.313 है, तो मैं उसको ओमिट करता हूँ, किलो जूल पर मोल। मैं इसको सिंपल डिजिट्स में रहने देता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं सोडियम की, जीरो स्टेट में मौजूद है। इसको अगर मैं एनर्जी देता हूं तो सोडियम प्लस स्टेट में चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और अब कितनी एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ी, प्लस 496 किलो जूल पर मोल। अब मैं क्या करता हूं, सोडियम को ही फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, और सोडियम को मैं फर्दर इसका एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, Na पॉजिटिव को फर्दर आयोनाइज कर रहा हूं, और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के डाई पॉजिटिव आयन बनवा रहा हूँ। तो अब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अब मुझे जो एनर्जी है ये इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, और वो होगी 4450 किलो जूल पर मोल। अब मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, इसकी क्या वजह है अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ और एग्जाम्पल मैं साथ में मेंशन कर दूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम की। अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूँ, ग्राउंड स्टेट में गैशियस एटम को जीरो स्टेट में है,
तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और डेल्टा H जो है कितना हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 738 किलो जूल पर मोल। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी मोनो पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अब मुझे +1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं क्या करता हूँ Mg++ में, अगर मैं क्या करता हूँ Mg डाई पॉजिटिव आयन जो मैं बना चुका हूं, अगर मैं अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता हूं, ऑल्दो इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इसको फिर फर्दर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं इसको ट्राई पॉजिटिव आयन में चेंज कर लेता हूं, तो अब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस ये ऑलमोस्ट आ जाएगी मेरे पास 8350 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है वो मुझे इसको ऑलमोस्ट देनी पड़ जाएगी। तो इन वैल्यूज में थोड़ी सी वेरिएशन भी हो सकती है, बुक टू बुक ये वैल्यूज जो है वो वेरी भी करती हैं, तो आपको डिफरेंट बुक्स के ऊपर इनकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो आप जहां से भी ये लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप वो वाली वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने क्या किया, मुख्तलिफ एटम्स को आयोनाइज किया और हमें मुख्तलिफ जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज मिल गई। अब ये जो मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, ये हमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अब वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हमें 3 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, जिसमें हम सबसे पहली इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, और वो है कि जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब I3 that will be greater than I2, I2 will be greater than I1। तो ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों है। इसकी एग्जांपल में अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम दोनों को देखूं, तो अगर हम देखें सोडियम की जो एनर्जी थी ये थी 496 और सोडियम की जो दूसरी एनर्जी है ये है 4450। सिमिलरली मैग्नीशियम की पहली है 738, दूसरी है 1450 और तीसरी आ रही है ऑलमोस्ट 8300। तो ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, तो इसकी वजह यह है कि जब हम एटम में से, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल एटम शो करूं और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, मैं न्यूट्रल एटम यहाँ पे लेता हूं और मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, मैं मैग्नीशियम शो कर देता हूं जिसमें मेरे पास मैं वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देता हूं, मैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करता हूं। तो अब क्या होगा, जब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा। फर्ज कीजिए मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगी, तो हमारे कैटाइन का साइज क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो कैटाइन का साइज जब छोटा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा, तो अब मुझे इस मोनो पॉजिटिव आयन में से इसके ऊपर +1 चार्ज आ चुका है, अगर फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जिसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, तो अब मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये ज्यादा हो जाएगी। अब मैं पहले शेल पे जो है वो आ चुका हूँ या मैं दूसरे शेल पे आ चुका हूँ, जो भी मेरे पास वो शेल होगा। तो अब यहाँ पे क्या होना है, अगर मैं फर्दर एनर्जी देता हूँ, मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे मेरे पास 3 शेल एक्चुअली जो है वो होने चाहिए थे, ये बेरिलियम की सिचुएशन जो है वो बन गई है। अगर मैं इसको मैग्नीशियम बनाना चाहूँ तो मैं इसमें एक शेल और ऐड कर देता हूँ। चलिए मैं इस तरीके से कर देता हूँ, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पे मेरे पास एक और शेल आ जाएगा, ये बन गया, और यहाँ पे मेरे पास एक और शेल आ जाएगा, बट नेट रिजल्ट सेम है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो साइज में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। साइज में कमी होने से न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा और हर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी अपने से पिछली आयोनाइजेशन एनर्जी से, जैसे कि हम ये वैल्यू से देख सकते हैं। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 738 से 1450 हुई दूसरी, और 1450 से तीसरी बढ़ के जो है वो 8350 राउंड अबाउट इतनी जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है और जो डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम है, ये 2 रीजंस हैं हमारे इस एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के बढ़ने की। तो स्मॉल साइज, ये रीजन एक हम लिखेंगे इसमें, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, और दूसरा जो है वो मोर न्यूक्लियर होल्ड, न्यूक्लियर का होल्ड बढ़ जाना, ये रीजन जो है ये क्या करती हैं, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देती हैं।
एक दूसरी खूबी, एक दूसरा करैक्टर जो हमें पता चलता है आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से, वो है मेटेलिक करैक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक इंडेक्स है मेटेलिक करैक्टर का। किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से हम बता सकते हैं कि वो अच्छी मेटल होगी या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 जो है वो एग्जांपल्स दी हैं आपको, एक हाइड्रोजन की, एक सोडियम की और एक मैग्नीशियम की। अगर हम हाइड्रोजन की वैल्यू पे देखें तो ये 1313 आ रही है, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम सोडियम की वैल्यू देखें तो 496 आ रही है, उससे कम है। और अगर हम मैग्नीशियम पे देखें तो 738 आ रही है, ये उससे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लिख दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, इनमें से अच्छी मेटल कौन सी है? तो मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूं। पहला मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, बीटा मेरे पास आ जाएगा सोडियम, चार्ली मेरे पास आ जाएगा मैग्नीशियम और डेल्टा मेरे पास आ जाएगा, मैं नन ऑफ दीज कर देता हूँ। तो मेरे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वो मेटल जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है वो मेरी सबसे अच्छी मेटल होगी। क्योंकि हम मेटल ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो मेरा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इनसर्कल करूँ तो बीटा जो है वो सोडियम जो है ये राइट ऑप्शन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ईजी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो लिखूँ मेटेलिक करैक्टर का, मेटेलिक करैक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के। जितना मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी ज़्यादा होगा, और उतनी जो हमारी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये कम होगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होगी उतनी मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रॉन देने वाला करैक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं। वो रिजल्ट क्या होगा, अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं तो गुड मेटल होगी, अगर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है तो नॉन मेटल होगी, और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की तो मेटलॉइड जो है ये हमारे पास होंगे। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब मेटल्स होंगी आयोनाइजेशन एनर्जी की बेस पे कोई चीज़, कब आयोनाइजेशन एनर्जी की बेस पे नॉन मेटल होगी, और कब जो है ये मेटलॉइड होगी। तो यूँ हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को मेटेलिक करैक्टर के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे और क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखता हूँ, आपने मुझे इसका भी जवाब देना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको सोचना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और इसका आंसर सोच के फिर आपने वीडियो को दोबारा से चलाना है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड मेटल। तो इसमें अब मेरे पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन होगा, अल्फा इज हाइड्रोजन, बीटा इज मैग्नीशियम, चार्ली इज Na positive ion and delta is Mg पॉजिटिव आइन। तो इनमें से कौन सी जो है वो मेरे पास अच्छी मेटल होगी? तो मुझे इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये 1313 होगी, मैग्नीशियम की 738 होगी, सोडियम पॉजिटिव आयन की 4450 होगी, इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी, और मैग्नीशियम की 1450 होगी। तो सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम मेटल की है, तो यही हमारी सबसे अच्छी मेटल होगी। तो यहाँ पे देखें सोडियम पॉजिटिव आयन जो है ये मैग्नीशियम मेटल के मुकाबले में अब अच्छी मेटल नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से मिलेगी, और वो है वैलेंसी ऑफ एटम। हमें किसी भी एटम की वैलेंसी का पता चल सकता है किसकी मदद से, आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से। कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप है इसको स्टडी करेंगे, गैप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम
डाई पॉजिटिव आइन एंड मैग्नीशियम ट्राई पॉजिटिव आइन। तो पहला स्टेप था, हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बनाई I1, कितनी एनर्जी देनी पड़ी 738। फिर I2 कितनी एनर्जी देनी पड़ी 1450। फिर I3 कितनी एनर्जी देनी पड़ी 7780। ये वैल्यू 7780 है। आई थिंक सो मैंने पीछे जो है इसकी वैल्यू 8350 कुछ लिख दी है, तो ये 7780 होगी, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है। आप इसको वहाँ पे जो है ना दुरुस्त कर लीजिएगा, बल्कि मैं वहाँ पे इसकी ऑल करेक्शन कर देता हूँ। अगर आप लोग साथ में इस डाटा को नोट कर रहे हैं तो गलती जो है वो ना रह जाए। इसकी वैल्यू 7780 होगी। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आयोनाइजेशन एनर्जीज का गैप है, इस गैप को देख के हम क्या करते हैं, अब अंदाजा लगाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। तो देखिए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो गई 738। अब जब आप इसमें से दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है वो नोट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 700 का डिफरेंस आ गया। जब दूसरी से तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 6000 किलो जूल का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉसिबल है, बट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप है इट इज़ टू मच टू कवर, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये एटम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ये मैक्सिमम 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज शो करेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी +2। तो यूँ हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देती है, वैलेंसी ऑफ एटम का। आप सेम सिचुएशन अप्लाई करके देख सकते हैं, किसके ऊपर, सेम सिचुएशन जो है आप हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। तो उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सोडियम 0 से जब सोडियम +1 में गया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 496। और जब ये +1 से सोडियम +2 में चला गया तो अब हमारे पास आ गई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि आ गई 4450। अब कितना एनर्जी का गैप आया, जो ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये होगी हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनके दरमियान में गैप आ गया ऑलमोस्ट 4000 का। और ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, और सोडियम जो है ये मैक्सिमम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। तो यूँ हमें वैलेंसी ऑफ एटम का जो है वो पता चल सकता है। तो ये 3 बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी से पता चलती हैं, जिसमें से एक मेटेलिक करैक्टर है, एक वैलेंसी ऑफ एटम है, और एक ये कि हर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स की बात करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स में अगर आप आए तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है ये साइज ऑफ एटम जो है ये हो सकता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास आएगा ये शील्डिंग इफेक्ट है। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम होगा, तो वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर होल्ड, तीसरा हमारा फैक्टर ही क्या आ जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर होल्ड। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर होल्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो साइज और फील्डिंग के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होगा, लेकिन न्यूक्लियर होल्ड के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। एक और फैक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, या इसको मैं एक और नाम देता हूं, दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि हमारा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितना नजदीक है, कितना पेनिट्रेटेड है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी उसकी पेनिट्रेशन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगी, जितना वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा,
उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के पेनिट्रेशन इफेक्ट को शो करूँ तो S मोर पेनिट्रेटेड होगा P से, P मोर पेनिट्रेटेड होगा D से, और D मोर पेनिट्रेटेड होगा F से। तो नाजरीन, इसका मतलब ये हुआ कि S में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, P में से इलेक्ट्रॉन को निकालना उसके मुकाबले में आसान, D में से इलेक्ट्रॉन निकालना उससे भी आसान, और F में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में पाया जाएगा तो उसी शेल के माजरत चाहता हूँ, उसी शेल के P वाले से उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक और फैक्टर भी यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है, मैं उसको भी साथ में जो है वो मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें यह पता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अगर हम ऑर्बिटल्स को बताएं तो जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल। completely filled orbital, it is not completely orbital, it is completely filled orbital। उससे कम कौन होगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो पहले completely filled ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और सबसे एंड में पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे कि नोबल गैसेस के केस में हमारा completely filled ऑर्बिटल होता है S2p6, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फिफ्थ ए ग्रुप S2p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, अभी हम आगे देखेंगे, बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और पार्शियल फिल्ड के केस में, जो कि इससे हट के कोई भी सिचुएशन हो सकती है, S2p2 सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है ये पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आगे शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि उनको भी इससे कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, क्योंकि इल्म को सीखने और सिखाने का सिलसिला हमेशा चलता रहना चाहिए, इसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्रुप्स में ट्रेंड देखते हैं, इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में हम जब भी ट्रेंड देखते हैं तो हम हमेशा टॉप टू बॉटम ट्रेंड जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, एटम्स के साइज में इजाफा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे एटम का साइज बढ़ेगा। तो अब वो तमाम फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करेंगे जो कि अभी हमने ऊपर पढ़े। साइज में इजाफा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग में इजाफा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियर होल्ड कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आएगी, डिक्रीज होगी। और उसकी वजह वो तमाम फैक्टर्स हैं, खासतौर पे पहले 3 फैक्टर्स जो कि हमने अभी देखे हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अब क्या होगा, एटम्स के साइज में कमी आएगी। लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, ये पीरियड्स में इसका ट्रेंड आ गया, इन पीरियड्स। तो टॉप टू बॉटम तो साइज के बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अब साइज कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा तो उस वजह से अब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा, इंक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हमारा जो है वो इसका ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा ट्रेंड है। अब हम इस ट्रेंड को अप्लाई करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इस ट्रेंड को अप्लाई करते हैं सेकंड जो है वो पीरियड के ऊपर, और देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स जो है कैसे इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो मैं सेकंड पीरियड जो है वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ,
और उसके एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं और उसका ट्रेंड जो है वो देखते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये मेरे पास सेकंड पीरियड आ गया। अब क्या ट्रेंड इसमें होना चाहिए, मैं वो ट्रेंड जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज में कमी आएगी, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा, तो उस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इजाफा होना चाहिए। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बेरिलियम से, बेरिलियम की कम होगी बोरॉन से, बोरॉन की कम होगी कार्बन से, कार्बन की कम होगी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कम होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कम होगी फ्लोरीन से और फ्लोरीन की कम होगी नियॉन से। ये ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, कुछ जगहों पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, जैसे कि इन केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। यहाँ पे ये ट्रेंड उलट हो जाएगा। जो बोरॉन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी बेरिलियम से, या आप कह सकते हैं कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी बोरॉन से। एंड सिमिलरली सेम सिचुएशन कुछ अप्लाई होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। नाइट्रोजन जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ये कम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे एक्सेप्शंस जो है वो आ गई, दो जगह पे एक्सेप्शंस आ गई। इन एक्सेप्शंस की वजह भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखूं, अल्फा, लिथियम, बीटा, नियॉन, चार्ली, फ्लोरीन एंड डेल्टा बेरिलियम। अगर मैं पूछूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज, पहला क्वेश्चन, मिनिमम किसके लिए होगी, तो पहले मेंबर के लिए इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, दैट विल बी लिथियम। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा। लेकिन अगर मैं यही सवाल पूछूं कि मैक्सिमम किसके लिए होगी, अब हमारे पीरियड का जो आखिरी मेंबर है जो कि सबसे छोटे साइज का होगा, जिसके ऊपर होल्ड सबसे ज्यादा होगा, नियॉन, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। बाकी इसके अंदर से भी ट्रेंड पूछा जा सकता है, पहले हम उसकी रीजन जो है वो डिस्कस कर लें, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले रीजन जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होगी, उसकी क्या वजह। बोरॉन हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम, वाई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2। अगर मैं बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 और 2px1। तो देखिए नाज़रीन कि यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेरिलियम के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है s ऑर्बिटल से, जबकि बोरॉन के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है p ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दो फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला फैक्टर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये 2s में से रिमूव हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये 2p में से रिमूव हो रहा है। तो पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल का जो है वो यहाँ पे आएगा, s की पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी p से, तो s जो है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं ये 2s शो कर रहा हूँ, ये 2px शो कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन 2s में मौजूद होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा 2px के मुकाबले में, और इसीलिए उसके न्यूक्लियस का 2s वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा 2p वाले के मुकाबले में, और इसीलिए 2p वाला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो रोल प्ले करेगा। इसी के साथ साथ एक और फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखिए तो ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों फैक्टर्स कलेक्टिवली रोल प्ले करते हैं और बोरॉन की एनर्जी को कम करवा देते हैं बेरिलियम के मुकाबले में। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो जाती है कि बेरिलियम की ज़्यादा है। नहीं, देखिए बेरिलियम की ट्रेंड को फॉलो करना है, लिथियम उससे ज़्यादा बेरिलियम, ट्रेंड को फॉलो उसने किया। बेरिलियम को, अब बोरॉन को क्या करना चाहिए था, बेरिलियम से ज़्यादा एनर्जी शो करनी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन ने एक्सेप्शनल ट्रेंड शो किया, उसने
कम एनर्जी शो की तो हमारा थर्ड ए ग्रुप जो है ये एक्सेप्शनल करैक्टर शो कर रहा है। थर्ड ए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा जो है वो ग्रुप एक्सेप्शनल करैक्टर शो करता है, थर्ड ए। बोरॉन जिसको ज़्यादा एनर्जी शो करनी चाहिए थी उसने कम एनर्जी शो की, किसके मुकाबले में, बेरिलियम के मुकाबले में। आगे चलते हैं, दूसरे ट्रेंड के ऊपर आते हैं, एक्सेप्शन के ऊपर आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कम एनर्जी शो करेगा नाइट्रोजन से। मैं फिर से वही देखिए फिक्रा में क्या बोल रहा हूँ, लिखा वही है कि नाइट्रोजन की ज्यादा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम शो करेगा, क्योंकि असल एक्सेप्शन यही है कि ऑक्सीजन कम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करेगा किसके मुकाबले में, नाइट्रोजन के मुकाबले में। क्यों, अभी हम उसकी वजह देखते हैं। ऐसी क्या वजह है यहाँ पे, ऑक्सीजन इज शोइंग लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। वाई, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ ऑक्सीजन के लिए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर रोल प्ले करने जा रहा है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के केस में हमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन के केस में द कॉन्फ़िगरेशन इज पार्शियली फिल्ड। अभी हमने पढ़ा कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि नाइट्रोजन हैविंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विल शो ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन आ गई कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा, या ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन से कम एनर्जी क्यों शो करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हमारा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, ये हमारा 6th ग्रुप जो है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन कौन से ग्रुप हमारे ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो उसमें एक जो है वो क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला केस आएगा जिसमें 6th ए ग्रुप शो करेगा और एक 3rd ए ग्रुप शो करेगा। तो व्यूअर्स ये था हमारा टोटल टॉपिक। मैं एक दफ़ा इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ ताकि सारी बातें जो है वो हम दोहरा सकें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो कि गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स के ऊपर अप्लाई होती है। जब हम उसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मिनिमम एनर्जी जो हम उनको देते हैं आयोनाइज करने के लिए, कैटाइन बनवाने के लिए, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पॉजिटिव साइन से शो किया जाएगा। और अगर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हमने कर ली और यहाँ से हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि अगर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे तो वो लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हम लोग मेटेलिक रिएक्टर जो है वो देख सकते हैं कि ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होगी उतनी अच्छी मेटल होगी, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी नॉन मेटल होगी। फिर हमने वैलेंसी ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट देखा कि जो गैप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। तो यहाँ से हम वैलेंसी ऑफ एटम जो है वो बना सकते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स हमने देखे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट, और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि न्यूक्लियस का होल्ड और पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी हैं। जितनी इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी जितनी, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमने ट्रेंड देखा ग्रुप्स में, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई, पीरियड्स में जब साइज कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा हुआ। फिर हमने इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखी, बेरिलियम और बोरॉन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। बोरॉन ने अपने पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो की, ऑक्सीजन जो है वो बेरिलियम ने ज़्यादा एनर्जी शो की बोरॉन के मुकाबले में, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन ने ज़्यादा शो की ऑक्सीजन के मुकाबले में ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो व्यूअर्स ये था हमारा टोटल टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल, आपको मेरी ये कोशिश, आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये टॉपिक्स जो हैं ये तमाम लेवल्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। आप इनको एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इनको एफएससी लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे प्रेपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको
लेक्चरर सेलेक्ट होने के लिए पीपीएससी लेवल पे इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो तमाम लेवल्स पे यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक, आपको ये पॉइंट, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप इसको लाइक करेंगे, इसको आगे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।